हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की सीरीज। इसमें हम पॉलिटी शुरू से लेके एंड तक पॉलिटी के सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीएम्बल के साथ। सो ये तो सभी को पता होगा व्हाट इज़ प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एक ऐसा पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ इनकम्प्लीट, ये बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये फर्स्ट पेज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इवन अदर कॉन्स्टिट्यूशन है जो वर्ल्ड के फेमस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है। तो ये जितने भी ये बड़े बड़े फेमस कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इन सभी के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। तो एक्चुअली प्रीएम्बल होता क्या है? तो प्रीएम्बल क्या है? एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या करती है? वो कन्वे करती है द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, बिल्कुल ब्रीफ में लिखा है व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हाट इज द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है। ठीक है, किस प्रकार का इन द सेंस कि कोई कंट्री सेकुलर है, या फिर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, या फिर कोई कंट्री मोनोपोलिस्टिक है। ठीक है, वो नेचर बताती है उस कंट्री की, उस कंट्री की फिलोसफी बताती है। जैसे कि कोई कंट्री, अगर जैसे इंडिया है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इंडियन के जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में लिखा है दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो ऐसे ही अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीज, व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, हाउ दैट कंट्री हैज बीन गवर्न। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा है इसमें प्रीएम्बल। तो इसीलिए यहाँ पे लाइन भी मेंशन्ड है, फिलोसफी ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ठीक है, तो ये इसमें एम्बेडेड होती है प्रीएम्बल। उसके बाद क्या आ गया? ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में जब मतलब कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रीएम्बल है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो प्रीएम्बल की हिस्ट्री क्या है? देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब बनी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। ठीक है, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ठीक है, उन सभी को मिला के वो जहाँ पे भी बैठते थे, जिस असेंबली में बैठते थे, उसको मिला के क्या बोला गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को बनी। ठीक है, ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और उसके बाद एक्चुअली 1 दिसंबर, जो ये 19 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों पार्टीज थी इकट्ठी। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ यहाँ पे, इस दिन में क्या हुआ, इस दिन डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, तो जब इस दिन डिस्प्यूट हो गया उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग बोलते कि नहीं, वी विल नॉट कंटिन्यू विद इंडिया, हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अलग कंट्री बनाने के लिए कि हम अपने कंट्री के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, हम पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। तो उसके बाद सेकंड मीटिंग हुई। ठीक है, सेकंड मीटिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, इंडिया के जितने भी लीडर थे, स्पीकर वगैरह जो है, वो सब कुछ सेकंड मीटिंग में बनाए गए। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड थे, जो स्पीकर थे, किसको बनाया गया 11 दिसंबर को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद जब थर्ड मीटिंग हुई वो हुई 13 दिसंबर 1946 को। और जो ये थर्ड मीटिंग है इसको ही हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेशन। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसको फर्स्ट सेशन क्यों बोला गया? क्योंकि पहले जो दो सेशन थे, जो फर्स्ट सेशन था उसमें तो इंडियन कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का झगड़ा ही था एक टाइप से। ठीक है, तो वो तो मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और अदर जो भी प्रिंसिपल स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उन सभी ने मिलके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हेड बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और बाकी सब चीजें हुई। उसके बाद जब पहला डिस्कशन डिबेट शुरू हुआ, जब फर्स्ट टाइम असेंबली में, वो हुआ 13 दिसंबर 1946,
जस्ट इसके 2 दिन बाद। तो जब ये शुरू हुआ उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट डे ही, जो पहला ही दिन था, जो पहला ही सेशन था जिसमें अच्छे अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में जब डिस्कशन शुरू हुई, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, उन्होंने क्या किया, 13 दिसंबर 1946 को क्या लेके आए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या लेके आए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, इसको लेके आए कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने इसको लॉन्च किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये मेरा प्रस्ताव है, ये मेरी तरफ से सजेशन है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कंसीडर किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट्स होने शुरू किए। ऐसा तो है नहीं है कि अभी भी जैसे प्रेजेंट लोकसभा में क्या होता है जब कोई बिल आता है, तो ऐसा तो है नहीं है कि अगर आज कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो आज के आज ही सारा लोकसभा और राज्यसभा उस पर एग्री हो जाएंगे और वो आज के आज ही लॉ बन जाएगा और प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, समय लगता है उसके ऊपर वोटिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए। ठीक है, सो इट टेक्स टाइम। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव तो हो गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये पास कब हुआ फाइनली, ये पास हुआ 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो ये फाइनली तब पास हुआ। ठीक है, और जब ये पास हुआ उसके बाद इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बना दिया गया। और कैसा हिस्सा, इतना मतलब कि ये इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इट प्लेस्ड एट द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हमारा संविधान लिखा गया है जिस किताब में, उसका पहला पेज बन गया। ये इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री प्रियम्बल की। उसके बाद आता है, ठीक है, ये है प्रियम्बल में एग्जैक्टली लिखा क्या है। तो ये लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरियन। ठीक है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये सारी फिलोसफी ये लिखी है कि जस्टिस होगी, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये देखो स्पेशली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो पीपल है इंडिया के, ठीक है, वही सुप्रीम है, दे आर सुप्रीम, वही सबसे बड़े। इसका मतलब ये है, मतलब कि फाइनल जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो किसके पास है, पीपल के पास है। अभी हम ये जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। यही एग्जैक्ट फिलोसफी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यही ब्यूटी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उनकी उनकी जो ये सोच है, ठीक है, उनकी जो थिंकिंग थी, ये उसकी ब्यूटी है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट वर्ड जो है इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो क्या है, अभी जहाँ से जो हमारा क्या बोलते हैं प्रियम्बल स्टार्ट होता है, तो वो जो फर्स्ट वर्ड है वो है वी द पीपल। इसका मतलब क्या है, द अल्टीमेट अथॉरिटी। ठीक है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है या फिर अल्टीमेट जो पावर है, दैट लाइज विद द पीपल्स। किसके पास है वो, दैट लाइज विद द पीपल। और कौन से पीपल, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पीपल्स या कनाडा के, यूएसए के पीपल, दैट लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडियन सिटीजन्स के ऊपर, इंडियंस के पास। ठीक है, इंडियंस के पास ही असली पावर, वो ये बोलता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि इंडियन पीपल्स आर सुप्रीम। ठीक है, उसके बाद सेकंड वर्ड है सोवेरियन। सोवेरियन मतलब कि इंडिया क्या है, एक इंडिपेंडेंट पावर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट पावर है। इसका मतलब क्या है, इंडिया के ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक है, इंडिया अपने अंदर से ही अपनी पावर को ओरिजिनेट करती है। सोवेरियन का मतलब होता है द पावर फ्रॉम विद इन इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इंडिया इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर थिंग और एनी अदर नेशन। ठीक है, जैसा कि पहले इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, और ब्रिटिशर्स कौन सी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, मतलब कि जो लंदन का पार्लियामेंट है, दैट वाज कंट्रोलिंग द इंडियन
दैट वाज कंट्रोलिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, वही इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है, इंडिया इज अ सोवेरियन कंट्री, इट मींस दैट इंडिया ड्राइव्स इज पावर फ्रॉम इटसेल्फ। और इटसेल्फ कहाँ से? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ये लिखा ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया ड्राइव मतलब कि जो इंडिया है इट ड्राइव्स इट्स सॉवरेनिटी फ्रॉम द पीपल्स ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली इम्प्लिसिटली नहीं लिखा है, इट इज एक्सप्लिसिटली, मतलब कि ये एक्सप्लिसिटली वे से हम इसको समझ सकते हैं, इम्प्लिसिटली नहीं लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है कि इंडिया जो अपनी पावर है वो पीपल से ड्राइव करता है। लेकिन ये हम समझ सकते हैं बिकॉज प्रीएम्बल की फर्स्ट लाइन ही ये बोलती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये है। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सोशलिस्ट। तो इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट नेचर की। एक्चुअली जो ये सोशलिस्ट वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था, ठीक है, 47 अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड हुआ सोशलिस्ट, ठीक है। पहले इंडिया मतलब कि इंडियन जो प्रीएम्बल है उसमें ये वर्ड नहीं, ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आई? 1976 में आई, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में आई थी। तो उसमें ये सोशलिस्ट ऐड किया गया है। एक्चुअली क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सोशलिस्ट भी ऐड है, तो इंडिया का नेचर है सोशलिस्टिक नेचर है। एक्चुअली क्या है इंडिया डेमोक्रेटिक ही है, लेकिन सोशलिस्ट कंट्रीज एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट सोशलिस्ट कंट्रीज है वो है रशिया, ठीक है, चाइना, ये ऐसी कंट्रीज है जो मतलब कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। तो लेकिन इंडिया किस टाइप की सोशलिस्ट कंट्री है? इंडिया इज द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट को समझना हो, ठीक है, व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट तो होता है कि सब लोग एक समान, ठीक है, ऑल द पीपल्स आर इक्वल, ये है सोशलिस्ट का मतलब। अगर मान लो एक के पास 100 रुपए है, ठीक है, तो उस कंट्री में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो उन सभी के पास भी कितने कितने रुपए होने चाहिए? 100 रुपए होने चाहिए, ठीक है। ये बोलते हैं सोशलिस्ट, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का मतलब क्या है? इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कोई भी लोग पुअर नहीं होने चाहिए, मतलब कि कोई भी पर्सन बीपीएल सुना होगा आप लोगों ने, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो कोई भी पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं होना चाहिए। पॉवर्टी लाइन मतलब कि एक लाइन इंडियन गवर्नमेंट ने फिक्स की है कि इसके ऊपर, इसके नीचे अगर किसी की इनकम है किसी फैमिली की तो पॉवर्टी लाइन से वो नीचे आते हैं। अगर वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट का ड्यूटी बनती है, इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर्सन को, फॉर एग्जांपल वो एक्स पर्सन है तो उसको वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके जाए, ठीक है, उसको जॉब प्रोवाइड करे, उसको पैसा प्रोवाइड, उसको सब्सिडी प्रोवाइड करे ताकि वो बंदा अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके, तो उस पॉवर्टी लाइन तक वो पहुंच सके, उससे ऊपर जा सके, उस पॉवर्टी लाइन से, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो उसके ऊपर तक जा सके, ठीक है। लेकिन कुछ अब इंडिया में जैसे अंबानी जैसे लोग भी हैं वो बहुत ही रिच है, तो वो पॉवर्टी लाइन से बहुत ही ज्यादा ऊपर है, फॉर एग्जांपल हेयर इज अंबानी। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम पॉवर्टी लाइन तक तुम्हारे को, मतलब कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर तक तुम्हारे को पहुंचाएंगे, उसके ऊपर जितना तुम चाहे वो तुम्हारी विल है, वो तुम्हारा हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये होता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सभी को एक पॉइंट तक इंडियन गवर्नमेंट क्या है, इंडियन जो गवर्नमेंट है या इंडिया की मतलब की सरकार है उसको वहां तक लेके जाएगी। उसके बाद लोगों का हार्ड वर्क है कि वो कितना उससे ऊपर अचीव कर सके या नहीं अचीव कर सके। लेकिन सोशल कंट्रीज में क्या होता है, कोई भी रिच एंड पुअर नहीं होता, उसमें क्या है, सब इक्वल, नो वन इज अंबानी दे, सब इक्वल, कोई रिच नहीं है कोई पुअर नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, रिच पुअर है, लेकिन क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगी, एक बेसिक पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके जाएगी पर्सन्स को। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ठीक है। अभी आपको ये सब चीज क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको अभी इरेज कर देते हैं। तो अभी उसके बाद है सेक्युलर, ठीक है। तो सेक्युलर क्या होता है अभी आप ये समझेंगे। सेक्युलर क्या है, इंडिया में फ्रीडम है, ठीक है, इंडिया का कोई अपना रिलीजन नहीं। तो इंडिया में क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, कि कोई भी चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई पर्सन कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, और अगर कोई चाहे तो वो किसी भी धर्म को ना ही भी मान सकता। तो ये है सेकुलर का मीनिंग इंडिया में, ठीक है। जरूरी नहीं है, इंडिया का कोई अपना रिलीजन नहीं है, जैसे इंडिया इज नॉट अ हिंदू का, ठीक है, इट्स नॉट अ मुस्लिम कंट्री,
ठीक है, तो कोई अपना रिलीजन नहीं है। जैसे क्या है, जैसे पाकिस्तान में जो उनका रिलीजन है पाकिस्तान नेशन का वो है इस्लाम, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हिंदुइज्म इंडिया का नेशनल रिलीजन नहीं है। तो इंडिया में सभी को आज़ादी है कोई भी धर्म चुनने की। ठीक है, तो ये है सेकुलर। उसके बाद आ जाता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि एवरी पर्सन, ठीक है, हैज़ द राइट टू टेक देयर ओन डिसीजंस। ठीक है, उसके बाद एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट। ठीक है, जो पर्सन किसी को पसंद है वो उसके लिए वोट कर सकता है और वोट करके उसको जिता सकता है और उसकी पार्टी पावर में आके गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार। तो ये है डेमोक्रेसी। ये तो सभी को क्लियर हो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, रिपब्लिक। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, रिपब्लिक क्या होता है कि इंडिया में जो हेड है, ठीक है, इंडिया का जो हेड है, ठीक है, कौन होता है, हमारी इंडिया का हेड क्या है, इंडियन यूनियन का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या है, वो क्या है, इलेक्टेड। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो मतलब कि जो स्टेट है उसका जो हेड है वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि वो नॉमिनेटेड होना चाहिए। जैसा कि इंग्लैंड वगैरह में क्या होता है, ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट था, अभी अभी वैसे वो भी अपने आप को रिपब्लिक ही कंसीडर करते हैं, लेकिन वो क्या है, अभी वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है उनको वो क्वीन को मानते हैं। क्या, तो क्वीन क्या है, क्वीन, उसके बाद क्वीन के बच्चे, फिर क्वीन के मतलब पहले हस्बैंड थे, फिर क्वीन थी, क्वीन के अब बच्चे हैं, आगे प्रिंस है, तो वही हेड ऑफ द स्टेट बनते थे। ठीक है, लेकिन लेकिन इंडिया में क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ना कि वो नॉमिनेटेड है, इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक है। अगर इंडिया में प्रेसिडेंट, जो आज प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है जैसे रामनाथ कोविंद, फिर उसके बाद उसका बेटा बन जाए, उसके बाद उसकी बेटी बन जाए, तो वो एक ही परिवार में चलता जाएगा, तो ऐसा नहीं। अगर एक ही वंशावली में चलता जाएगा तो इंडिया रिपब्लिक नहीं रहेगा, क्योंकि हेड ऑफ द रिपब्लिक वही कंट्री होती है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट क्या है, इलेक्टेड होता है। ठीक है, तो इंडिया में प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। उसके बाद आ गया लिबर्टी। लिबर्टी मतलब कि इंडिया में हर एक इंसान को, ठीक है, लिबर्टी है, हर एक इंसान को खुली छूट है कि वो अपनी सोच, मतलब कि अपनी सोच समझ से कुछ भी कर सकता है। लिबर्टी उसको अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब कि कोई भी काम कर सकता है वो। ठीक है, लेकिन वो काम ऐसा होना चाहिए मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ना हो। ठीक है, तो मतलब कहीं भी मूव करने की लिबर्टी है, कुछ भी बोलने की लिबर्टी है। ठीक है, वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन फ्रीली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, तो लिबर्टी है। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सब है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड मीन्स कि एवरी वन शुड बी इक्वल। ठीक है, मतलब इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ठीक है, वी ऑल इंडियंस आर वन, इसका मतलब ये है, फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है, वी ऑल इंडियंस आर वन। तो ये हो गया फ्रेटर्निटी। ठीक है, सो थैंक यू। अभी ये मतलब कि यही मेन वर्ड्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट लेक्चर, एक मतलब कि इसी का ही रनिंग लेक्चर आएगा प्रियम्बल का ही, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल अमेंडेबल है या नहीं है, एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द प्रियम्बल, वो सब हम उस सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो हमने फर्स्ट लेक्चर है हमारा, मतलब हम कंप्लीट सीरीज करेंगे, तो ये एग्लो माइंड्स अकेडमी की तरफ से फर्स्ट लेक्चर है। सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।